अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। सबसे पहले आप सबको माह रमज़ान, माह सयाम मुबारक हो। आप जहाँ कहीं भी हैं, कनाडा में हों, अमेरिका में हों, लातीनी अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में हों, यूरोप के किसी शहर में हों, बरतानिया में हों, मशरक़ वस्ता में हों या दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, अफ्रीका में हों, आपको माह सयाम मुबारक हो। आज बरसग़ीर हिंदुस्तान पाकिस्तान में यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में पहला रोज़ा था जो अभी चल रहा है। अब मैं कोई आलिम दीन तो नहीं, ना कोई मज़हबी स्कॉलर हूँ, लेकिन मैं दुनिया की तारीख़ का एक छोटा-सा अदना कीन स्टूडेंट हूँ और इसी निस्बत से कंपैरेटिव रिलीजियस हिस्ट्री भी मेरा इंटरेस्ट है। और मैं कम से कम इस निस्बत से, इस ताल्लुक़ से ये कह सकता हूँ कि माह रमज़ान में खुदा ताला का मकसद डिविनिटी का मकसद जो है, वो लोगों को 17-18 घंटे भूखा-प्यासा रखना नहीं है। इनफैक्ट माह रमज़ान का जो तसव्वुर है और रोज़े का जो तसव्वुर है, फास्टिंग का जो तसव्वुर है, वो इस्लाम से पहले भी दीन इब्राहीमी में पाया जाता है। दीन इब्राहीमी में ही नहीं खाली पाया जाता, बल्कि उन मज़ाहिब में जिन्हें हम गैर इस्लामी मज़ाहिब कहते हैं, उनके अंदर भी फास्टिंग का एक तसव्वुर पाया जाता है। जहाँ कहीं भी आप देखते हैं, इसका मकसद कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है, इसका मकसद निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाना नहीं है, ये कोई वज़न रिड्यूस करने का फ़ॉर्मूला नहीं है, ये कोई भूख प्यास का फ़ॉर्मूला नहीं है, बल्कि जहाँ कहीं भी आप इसे देखते हैं, इसका बुनियादी मकसद इंसानी रूह को स्ट्रेंथन करना है। इसको सोल प्योरिफिकेशन है, एम्पावरमेंट है, एनरिचमेंट ऑफ सोल है, यानी इंसान के नफ्स को मजबूत करना है, उसकी रूह को इसको मजबूत करना है। तो इस लिहाज से आप जहाँ कहीं भी अल्लाह करे कि ये महीना जो है आपको अपने नफ्स को और अपनी रूह को मजबूत करने में, उसकी एनरिचमेंट करने में मददगार साबित जो है वो हो सके। लेकिन गुज़िश्ता 12-18 घंटे में पाकिस्तान में, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की जब मैं सियासत और वहाँ के हालात देखता हूँ, तो मुझे एक ख़दशा सा महसूस होता है कि गुज़िश्ता 75 बरस के या 77 बरस के जो माह सयाम गुज़र गए हैं और उसमें जो सारी एक्सरसाइज़ हुई है, उससे कोई ख़ातिर ख़्वाह पाकिस्तानी जो कैरेक्टर है, कम अज़ कम पब्लिक लाइफ़ का जो कैरेक्टर है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी नहीं आ सकी, कोई बेहतर वहाँ पे हमें इफ़ेक्ट जो है वो नज़र नहीं आता। अब मैं बात क्यों कर रहा हूँ? वो ये कि चंद घंटे पहले आप में से बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब की काबीना ने 19 मेंबर की काबीना ने हल्फ़ उठाया। ये हल्फ़ उनसे पाकिस्तान के नए सदर जनाब जो दूसरी दफ़ा सदर बने हैं, जनाब ऑनरेबल आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने यह हल्फ़ उठाया। ये जो 19 मेंबर हैं, इसमें से 12 मेंबर नेशनल असम्बली हैं, 3 इसमें सेनेटर हैं, 3 इसके अंदर बताया जाता है टेक्नोक्रेट हैं और 1 इसमें स्टेट मिनिस्टर हैं, यूँ ये 19 मेंबरान हैं। वैसे तो ये सारी की सारी काबीना जो है वो ख़ासी को खुशगवार नहीं लगती अगर आप इसको देखें, लेकिन जो 3 इसके टेक्नोक्रेट्स हैं, वहाँ पर मुझे बड़ा सरप्राइज़ है। हाँ, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान के मुमताज़ बैंकर, बहुत ही मशहूर शख्सियत जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब, जिन्हें बैंकिंग सर्कल्स के अंदर निकनेम उनका अफेक्शनेटली उनको औरी कहा गया। औरी ने, मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से हल्फ़ उठाया है। गुज़िश्ता कई दिनों से ये बात चल रही थी कि उन्हें शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं, उनकी एक निस्बत है, उनका एक ताल्लुक़ है पीएमएलएन से और उन्हें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएँ। लेकिन मुझे आखिरी वक़्त तक उम्मीद थी कि शायद वो इसको रिकंसिडर करेंगे, शायद वो सोचेंगे कि इसकी इम्प्लिकेशंस जो हैं उनके लिए क्या होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वो अब फाइनेंस मिनिस्टर का हल्फ़ उन्होंने उठा लिया है। तो एक बड़ी सरप्राइज़ है और इस हवाले से मैं बहुत सी बात करना चाहता हूँ। इसके अलावा इसहाक डार साहब जो हैं वो अब जिनका आखिरी वक्त तक ख्याल था बहुत से लोगों को कि शायद वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएं, उन पे वैसे पीपल्स पार्टी को बहुत एतराज़ था। दूसरी तरफ खदशा ये भी था कि उनकी जो डीलिंग रही है वो आईएमएफ के साथ कोई बहुत खुशगवार नहीं रही। वो आईएमएफ के साथ बहुत सख्त बातें करते रहे हैं, आईएमएफ की बहुत सी बातें नहीं मानते थे, क्योंकि तजर्बा उनका बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी इस वक्त जो लोग हैं इस पूरी कैबिनेट में या इस पूरे सेटअप के अंदर जो लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अगर आईएमएफ को डील करने का किसी का तजर्बा है या पाकिस्तान की मईशत को डील करने का तजर्बा है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को डील करने का तजर्बा है, तो वो जनाब इसहाक डार साहब का। बहरहाल अब उनको फाइनेंस मिनिस्टर तो खैर नहीं बने, वो अब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं, जिसका उनका धेले का भी एक्सपीरियंस नहीं है। ना उन्होंने कभी किसी इससे मिलती जुलती किसी कैपेसिटी के अंदर काम किया है, ना वो कभी डिप्लोमेट रहे हैं, ना उन्होंने इस हवाले से कभी कोई लंबी चौड़ी कमेंट्री की है, ना उन्होंने हो सकता है इस हवाले से कोई किताब पढ़ी हो, ना उन्होंने इस हवाले से कोई कॉलम लिखा है, ना वो कभी एडिटर हैं, कुछ भी नहीं रहे, लेकिन वो अब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं। इसका मतलब है कि जब उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं दी गई, चूँकि वो नवाज़ शरीफ साहब के समधी हैं, इसलिए उनको कहीं ना कहीं एकोमोडेट करना था, तो उनको एकोमोडेट भी ऐसा करना था कि उनकी इज़्ज़त और वक़ार में कोई कमी ना आए, इसलिए उनको पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया है। इसका मतलब है कि उन पे तो बहुत मेहरबानी की गई है, लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है
उसके बारे में क्या सोचा गया, मेरा ख्याल है उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया। सिर्फ यही सोचा गया है कि जनाब इसहाक डार साहब की प्रेस्टीज जो है वो ये डिमांड करती है, उनकी अहमियत डिमांड करती है कि उनको कोई बहुत बड़ा ओहदा मिले। तो फॉरेन मिनिस्टर चूँकि एक बहुत रिस्पेक्टेड पोजीशन होती है, इसलिए उनको पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया। ये और बात है कि फॉरेन मिनिस्ट्री का, डिप्लोमेसी का, दुनिया के मामलात का, दुनिया के हालात जो हैं उसके साथ इसहाक डार साहब का कभी भी कोई ताल्लुक जो है वो नहीं रहा। बहरहाल इसहाक डार साहब का तो चलें जो कुछ भी है, मुझे जो बहुत ज़्यादा इसमें हैरानगी हुई, बहुत ताज्जुब हुआ, बड़ा अफसोस हुआ मुझे, वो कि ख़बर इसकी गर्दिश कर रही थी कि मोहम्मद औरंगज़ेब, जिनको अफेक्शनेटली औरी कहा जाता है, जो हबीब बैंक के प्रेसिडेंट, HBL, हबीब बैंक अब अपने आप को हबीब बैंक नहीं कहता, वो अपने आप को कहता है कि उसका ब्रांड नेम HBL है। तो HBL के प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं, बहुत ही प्रेस्टीजियस पोजीशन, और मुझे बहुत था कि शायद वो आखिरी वक्त में फ़ैसला करें कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ज्वाइन कर लिया। जिससे मुझे ये सवाल मेरे जहन में पैदा हुआ कि उस सिस्टम और उस माशरे का, यानी उस रियासत को तो चलें छोड़े, उस माशरे का क्या मुस्तकबिल होगा जहाँ अच्छे लोग जो अपने इतनी कामयाब हैं वो बुरे लोगों को और बुराई का उनका हिस्सा बन जाते हैं, और उसके हवाले से वो कुछ भी नहीं सोचते और अपने आप को कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो दे देते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा वाकफियत मुझे है मोहम्मद औरंगज़ेब और औरी के बैकग्राउंड से, जिन्होंने अमेरिका की इंतहाई प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी वॉर्टन से MBA करने के बाद अपने बैंकिंग के करियर जो है उसका उन्होंने आगाज़ किया, इस प्रोफेशन का। उनकी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो दुनिया के बहुत बड़े बैंकिंग सिस्टम से, सिटी बैंक से हुआ पाकिस्तान में। कुछ अरसे के बाद यहाँ से वो तशरीफ़ लेके अमेरिका आ गए, जहाँ न्यूयॉर्क में उन्होंने एक और बहुत बड़ा प्रेस्टीजियस बैंकिंग सिस्टम, दुनिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है ABN AMRO, उसे ज्वाइन किया, डिस्टिंक्शन ज्वाइन किया। उसके बाद वो रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड RBS जो है उसके साथ दुनिया के कुछ और हिस्सों में, एशिया पैसिफिक वगैरह में काम करते रहे। फिर JP मॉर्गन, जो दुनिया का बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसका जो ग्लोबल बैंक है, उसके साथ वो एशिया पैसिफिक में उसको उन्होंने हेड किया। फिर HBL ने उनको HBL ने उनको हेड हंट किया, मतलब HBL उनको सर्च किया, उनको लेकर आए पाकिस्तान में। और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो बैंकिंग का प्रेस्टीजियस बैंकिंग कम्युनिटी है HBL, उसको उन्होंने हेड किया, उसके प्रेसिडेंट, उसके CEO। और इस पोजीशन में ज़ाहिर है कि कई करोड़ की उनकी महीने की, शायद 2-2.5 करोड़ की उनकी सिर्फ तनख्वाह होती हो, प्रिविलेजेस अपने हैं, पोजीशन अलग है। ये एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम है जिसका प्रेसिडेंट फ़ोन उठाता है तो अगले ही घंटे में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किसी से भी उसको बात करनी है, आर्मी चीफ से बात कर सकता है, उसका अपना एक मुकाम है। और ये एक ऐसी कम्युनिटी है HBL जिसमें पाकिस्तान के इंतहाई पढ़े लिखे लोग, मेहनती लोग, पेट्रियाटिक लोग, नेशनलिस्ट लोग, अच्छी ख्वाहिशात रखने वाले लोग जो मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो सब इस कम्युनिटी में सर्व करते हैं। तो इस कम्युनिटी को हेड करना गुज़िश्ता कई बरस से कि कोई छोटा एजाज़ नहीं है, ये कोई छोटी डिस्टिंक्शन नहीं है। इस एजाज़ को छोड़ते हुए जब मोहम्मद औरंगज़ेब औरी जो हैं वो एक क्रिमिनल माफिया की जो हुकूमत है शरीफ जरदारी की, उसको ज्वाइन करते हैं, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। ज़रा गौर कीजिए उन्होंने किसे ज्वाइन किया है। पहले देखें कि जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो कौन है इस कैबिनेट में। मोहम्मद औरंगज़ेब औरी के अलावा इसमें एक तो मोहसिन नकवी साहब हैं, जो इससे पहले पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद वो क्रिकेट के साथ भी घुसे हुए हैं। कुछ कहना ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है मुझे कुछ कहने की उनके बारे में कि उनके केयर टेकर होते हुए पंजाब के लोगों के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या क्या सितम नहीं टूटे। दूसरे वो उनके साथ टेक्नोक्रेट जनाब अहद चीमा साहब हैं, उनकी भी खुशबू जिस किस्म की है उस पर भी मुझे कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो डिस्टिंग्विश क्लब है। बाकी सारी कैबिनेट भी बाय एंड लार्ज इसी किस्म की है। कोई इक्का दुक्का उसमें से कोई अगर किसी की खुशबू बहुत अच्छी है तो मैं उसके बारे में कह नहीं सकता, लेकिन मैंने जो देखे हैं ये 18-19 नाम, उसमें कोई देख के बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद अफ़ज़ा किस्म की सिचुएशन जो है वहाँ फील नहीं होती। तो इतनी डिस्टिंग्विश कम्युनिटी और इतने डिस्टिंग्विश अपने बैकग्राउंड को छोड़ के जब मोहम्मद औरंगज़ेब और औरी जो हैं वो इस क्लब को ज्वाइन करते हैं तो जाहिर है कि दुख भी होता है, ताज्जुब भी होता है। ना सिर्फ इसके कि ये जो सेटअप है इसे हेड कौन कर रहा है, ज़रा गौर कर लें कि इसमें की कैरेक्टर्स कौन से हैं उस सेटअप के, जिसे मोहम्मद औरंगज़ेब और औरी जो हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। इसमें सदर आपके जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जिनकी शोहरत कभी मिस्टर 10%, मिस्टर 20% रही, जिनकी शोहरत रॉकवुड पैलेस की रही, जिनकी शोहरत स्विस केसेस की, SGS कोटकना के केसेस और करप्शन की रही, पेरिस के शातोस की उनकी रेपुटेशन रही, और भी बहुत सी मार धाड़ जो है वो उनके ज़िम्मे है। लोगों को तरह तरह के उनके ऊपर शकूक रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स की बात स्टोरीज ये भी क्लेम करती रही कि उनके ऊपर एक जज साहब के कत्ल का भी इल्ज़ाम रहा। ऐसे बहुत से केसेस उनके ऊपर है। तो ये तो पाकिस्तान के सदर हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब,
वो जिस तरह से उनके केसेस ख़त्म करवाए गए हैं, जिस किस्म की नोयत के उनके ऊपर, उनके ख़ानदान के ऊपर केसेस थे, वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो इस पूरी हुकूमत के रूह रवां हैं, इसके स्पिरिचुअल गाइड हैं। कहा जा रहा है कि इसके तमाम फैसले, इंक्लूडिंग औरी साहब को लेने का फैसला, अंदर लाने का जो फैसला है, वो भी जनाब मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब ने किया है। नवाज़ शरीफ साहब की साहिबजादी जो हैं, वो इस पूरे सेटअप के अंदर पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, जिनकी शोहरत जो है वो बहुत सी वजूहात की वजह से, उसमें एक शोहरत उनकी कैलिबरी फॉन्ट की भी है। तो ये वो सेटअप है जिसे एक अच्छे आदमी ने, जिसका एक डिस्टिंग्विश तरीन बैंकिंग का करियर और बैकग्राउंड है, उस शख्स ने इस सेटअप को आकर ज्वाइन कर लिया है, जिससे आप सोचने लग जाते हैं कि क्या वजह है इस माशरे की, जहाँ पर अच्छे लोग जो अपने तीन कामयाब हैं, जो अपने तीन अचीव कर चुके हैं, जिन्होंने एक बहुत साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारी है, उन्होंने अपने आप को कैसे कन्विंस कर लिया कि उन्होंने ये सेटअप आके ज्वाइन कर लिया। HBL ने एक प्रेस रिलीज इशू की है। वो प्रेस रिलीज ये कहती है कि हमें बड़ी फ़ख्र है कि जो CEO हमारे हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ग़ालिबन कुर्बानी से मतलब यह है कि कई करोड़ की उनकी महीने की जो तनख्वाह है, उसे छोड़कर वो अब एक लेसर किस्म की सैलरी के ऊपर काम करेंगे। शायद ये कुर्बानी है। और मुझे यकीन है कि मोहम्मद औरंगज़ेब और औरी ने अपने आप को, उनके घर वालों ने अपने आप को कन्विंस किया होगा कि वो मुल्क के वसीतर मफाद के अंदर ये पोजीशन जो है वो ले रहे हैं। मुझे नहीं लगता, मेरा ख्याल है कि ठीक है, अपने आप को उन्होंने कन्विंस कर लिया होगा। मुल्क के वसीतर मफाद में तो वो नहीं ले रहे। मैं मज़ीद भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद औरंगज़ेब और औरी जैसा समझदार आदमी, डिस्टिंग्विश्ड एक आदमी, उसने बड़ी छोटी अपनी कीमत लगा दी है। एक अंग्रेज़ी अदब के अंदर, जर्मन लिटरेचर से एक टर्म आती है तो टर्म बड़ी पुरानी, जिसको फॉस्टियन बार्गेन कहते हैं। फॉस्टियन बार्गेन की जो लिटरल डेफिनेशन है वो ये है कि आप अपनी हायर मॉरल वैल्यूज़ और आपके जो मॉरल एसेट्स होते हैं, आपकी जो सुपीरियर वैल्यूज़ होती हैं, किसी स्टेज पे आप अपनी किसी कमज़ोरी की वजह से मटेरियल इंटरेस्ट में उसे बार्गेन कर लेते हैं, ट्रेड ऑफ करते हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब और औरी के केस में मटेरियल इंटरेस्ट तो नहीं है उस तरह से। मुझे पूरा यकीन है कि वो पैसा बनाने के लिए, मटेरियल इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर नहीं आ रहे। उनकी वैसे भी तनख्वाह कई करोड़ की होगी, उन्होंने सारी उम्र बहुत माल और सरमाया बनाया होगा, उनका बड़ा ज़बरदस्त बैंकिंग का एक बैकग्राउंड है। वो यहाँ पर आए हैं अपने CV को इम्प्रूव करने के लिए। तो मुझे पूरा खदशा और शक है कि उनको भी अंदाज़ा है कि मैं चंद महीनों से ज़्यादा यहाँ नहीं चल सकूँगा, लेकिन CV मेरा इम्प्रूव हो जाएगा। क्यों नहीं चल सकेंगे? इसलिए कि जिस सेटअप में वो आए हैं, उस सेटअप की मैंने खासी डेफिनेशन, उसके कॉन्टूर्स, उसके बॉर्डर्स, उसकी शख्सियात मैंने आपके सामने मेंशन कर दी हैं। ये सेटअप कोई पाकिस्तान का खिदमत करने के लिए, किसी नेक मकसद के लिए तो इकट्ठा हुआ भी नहीं। मोहम्मद औरी ने ज़रूर अपने आप को, मोहम्मद औरंगज़ेब ने यकीन दिलाया होगा कि मैं कोई बड़ा काम करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये सेटअप जो है, उस पर असल में इस सेटअप के ऊपर एक तरह से अगर आप देखें तो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के ऊपर औरी साहब ने, मोहम्मद औरंगज़ेब ने मेहरबानी की है, बिकॉज इनको एक क्लीन फेस चाहिए था IMF के साथ डील करने के लिए। इस वक्त इनकी सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि जो इनका स्टैंड बाय एग्रीमेंट और अरेंजमेंट जो है SPA $3 बिलियन का, वो जब ख़त्म हो जाएगा अप्रैल में, आखिरी इनकी किस्त है $1.1 बिलियन की, उसके बाद इनको IMF के साथ अगली जो एक प्रोग्राम है, कहते हैं $6 बिलियन $7 बिलियन का 3 साल का ये प्रोग्राम IMF से लेना चाहते हैं। उस प्रोग्राम के लिए पहले ही शहबाज शरीफ साहब इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं। उस प्रोग्राम के लिए इन्हें एक बेहतर, साफ सुथरे चेहरे वाला, जिसका एक इंटरनेशनल बैकग्राउंड हो, जिसके पास इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी हो, जो इंटरनेशनल रेटरिक के अंदर इंटरनेशनल जार्गन जो है बोल सकता हो, बैंकिंग का, डेवलपमेंट का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। उसके लिए इनको एक पढ़ा लिखा बंदा चाहिए था जिसके कुछ क्रेडेंशियल्स होते। उसके लिए ये मोहम्मद औरी को लेकर आए। और ये IMF प्रोग्राम भी ऐसा है जिसके बारे में IMF पहले ही खासे खदशात में मुब्तला है, ख़ास करके इमरान खान के ख़त के बाद। और सभी लोग जानते हैं कि ये हुकूमत जो है, अच्छा ये भी जहन में रखिए कि मैंने आपको खुशबू तो बताई हुई कि यहाँ पर आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, इसहाक डार, इन सब लोगों की किस किस्म की खुशबू है, इंक्लूडिंग जनाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की। लेकिन जहन में ये भी रखिए कि चले खुशबू तो जैसी कैसी भी हो, पॉलिटिक्स में सभी लोग ये जानते हैं। और मोहम्मद औरंगज़ेब और औरी जो हैं, वो इतने मासूम और इतने नादान नहीं कि उनको ये ना पता हो कि ये सारे क्रिमिनल्स एंड क्रूक्स जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लोगों के मैंडेट को चोरी किया है, उस पर इन्होंने डाका डाला है। इन्होंने फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है, 8 फरवरी का, उसे इन्होंने चोरी किया है। और ये वो कोई नॉर्मल किस्म की रेगिंग नहीं है, जहाँ किसी पेरिफेरल एरिया के अंदर 8, 10, 15, 20% किस्म की रेगिंग हो जाती है, जहाँ चंद हलकों या कॉन्स्टिट्यूंसीज में डब्बे भरे जाते हैं। ये पूरा का पूरा इलेक्शन ही चोरी कर लिया गया है। वहाँ वो जमात और उसका प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, जिसको इस नेशनल असम्बली की 15 सीटें जो हैं, 15-16 सीटें डायरेक्टली इलेक्टेड मिली हैं। ये वो हकायक हैं जिनसे
मोहम्मद औरंगज़ेब रिस्पेक्टेड आदमी, अच्छा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, शरीफ आदमी जो है वो इन हक़ाइक़ से ना वाकिफ़ नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं इस क्रिमिनल सेटअप का हिस्सा बनूँगा क्योंकि मैं कौम का वसीतर मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। क्या मुल्क व कौम की खिदमत करेगा ये सेटअप? ये सवाल मैं आप सबके ऊपर छोड़ देता हूँ। बहरहाल अब उन्होंने ये सेटअप जो है ये जॉइन कर लिया है और यहाँ पे सारा का सारा उनका मकसद ये होगा कि अगले आने वाले महीनों में अप्रैल के बाद IMF के साथ नेगोशिएशन के अंदर उन्हें इस्तेमाल किया जाए। और मेरा ख्याल है कि 6 महीने मैं मैक्सिमम टाइम देता हूँ जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब औरी को इस पोजीशन में। 6 महीने के बाद आप ये सुनेंगे उनके बड़े इख्तलाफात हो गए। अगर ये हुकूमत चल गई 6 महीने, तो 6 महीने में आप सुनेंगे कि औरी जो हैं वो बहुत उनके बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ थे। उनके जितने चाहने वाले हैं, उनके घर वाले, उनके सारे सपोर्टर्स जो हैं वो आपको ये कहानियाँ सुनाएंगे कि मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं उनकी चूँकि बड़े हाई प्रिंसिपल्स थे और वो बड़ा सर्व करना चाहते थे। वो तो पता नहीं क्या करना चाह रहे थे पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ। इसलिए उनके इख्तलाफात जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ डेवलप कर गए। इसहाक डार साहब बड़े जेलस थे। इसहाक डार साहब थे तो फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री से ज़ाहिर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो वैसे भी भाई लोग चलाते हैं, तो वो बड़ा इंटरफेयर कर रहे थे फाइनेंस के अंदर। और अल्टीमेटली मोहम्मद औरी जो हैं उन्होंने ये पोजीशन छोड़ दी है और अब वो वर्ल्ड बैंक को या एशियन डेवलपमेंट बैंक को या किसी और बहुत बड़ी दुनिया के मालियाती इदारे को ज्वाइन कर रहे हैं। उतनी देर में वो 4 महीने हो या 6 महीने हो, मोहम्मद औरंगज़ेब जो है उनका अपना एक CV जो है वो बन गया होगा। उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की टर्म भी ऐड हो गई होगी, जहां उसमें पहले JP मॉर्गन की टर्म है, ABN AMRO की है, सिटी बैंक की है, HBL की है। वहां अब उसके अंदर पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की भी टर्मिनोलॉजी वहां पर ऐड हो गई होगी, या वो बहुत बड़ी कंसल्टिंग शुरू कर देंगे, जिस तरह की बात शौकत अजीज़ साहब जो है वो कंसल्टिंग करते रहे। कुछ और भी मैं आपके सामने फैक्ट रखना चाहता हूँ। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर्स दुनिया में बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि कोई बैंकर जो है, बैंकर अच्छे लोग होते हैं लेकिन बैंकर्स की वकला की तरह बड़ी लिमिटेशंस होती हैं। वकला की लिमिटेशंस के हवाले से मैंने बड़े वीलॉग किए हैं और दर्जनों वीलॉग्स के अंदर मैंने आपको बताया कि वकला जो हैं वो सेक्शन बाय सेक्शन कानून को देखते हैं। बहुत कम वकील ऐसे होते हैं जिनके पास कोई बड़ी ब्रॉडर पिक्चर होती। वो ये कहते हैं अदालत से इंसाफ मिलेगा। वो ये नहीं जानते कि अदालतों को बेचारी अदालतों को खुद भी इंसाफ चाहिए होता है। तो बहरहाल जो बैंकर होते हैं उनकी भी बड़ी लिमिटेशंस होती हैं। बैंकर्स बुनियादी तौर पर क्यों अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होते? फाइनेंस मिनिस्टर जॉब है इकोनॉमिस्ट की, फाइनेंस मिनिस्टर जॉब है सेंट्रल बैंकर की, जैसे कि इशरत साहब थे, या इसे कहते हैं बहुत जो मेरे नाम बहुत से इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन स्टेट बैंकर्स की, या तो स्टेट बैंक के जो बैंकर्स होते हैं बड़े, या उनकी जॉब है, या ये बेसिकली तौर पर जॉब है इकोनॉमिस्ट की, माहिर इक्तसादियात, माहिर मईशात की, या फिर ये जॉब है एक पॉलिटिशियन की जिसका आवाम की नब्ज़ के ऊपर बड़ी गहरा उसका एक ताल्लुक होता है और जो कुछ उस मुल्क के लिए करना चाहता है और जिसका एक पर्सपेक्टिव होता है। बिकॉज ये एक बेसिकली तौर पर पॉलिटिकल पोजीशन है, ये नंबर क्रंचिंग की जॉब है नहीं। बैंकर्स की जो सारी ज़िंदगी है वो होती है नंबर क्रंचिंग की ज़िंदगी। बैंकर की सारी लाइफ लाइन होती है स्प्रेडशीट। बैंकर जैसे CEO हो या टॉप वाइस प्रेसिडेंट हो किसी बैंक का, या चेयरमैन जो भी हो, उसने एक बैंकिंग का जो बोर्ड होता है उसकी सेटिस्फेक्शन पे काम करना होता है, जहां बुनियादी बॉटम लाइन होती है कि बैंक को प्रॉफिट कमाना है। बैंक जो है वो अपने बैंक के शेयर होल्डर, जो बैंक का नॉर्मल अकाउंट होल्डर है, उससे ज़्यादा उसकी कमिटमेंट होती है बैंक के बोर्ड के साथ, बैंक के शेयर होल्डर के साथ। ये बड़ी लिमिटेड किस्म की जॉब होती है। बैंकर जो होता है, जब आप उसको 250 मिलियन के लोगों की ज़िंदगी की जिम्मेदारी आप उसको दे दें, तो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उसके बैकग्राउंड के अंदर उसकी जो मेंटल एवोल्यूशन होती है, उसका जो इर्तका होता है उसके जहन का, उसकी कैपेसिटीज़ का, उसके अंदर ऐसी कोई स्किल सेट नहीं होती। देखने में बैंकर अपने लिबास की वजह से, अपने तर्ज़े जो उसकी होती है, पूरी एक प्रेजेंटेशन होती है, उसमें लगता है कि बैंकर जो है वो बड़ा कैपेबल है, बड़ा फिट है, लेकिन बैंकर के बैकग्राउंड में ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। और दुनिया में बहुत कम ऐसे कामयाब फाइनेंस मिनिस्टर गुजरे हैं जिनका बैंकिंग का बैकग्राउंड है। ये इकोनॉमिस्ट की जॉब है। अच्छा, दूसरा मसला ये होगा मोहम्मद औरंगज़ेब औरी का कि उन्होंने सारी उम्र एक साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारी है। वॉर्टन से पढ़ने के बाद सिटी बैंक के बाद ABN AMRO, न्यूयॉर्क, फिर यूरोप, फिर आगे पीछे, फिर रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, फिर एशिया पैसिफिक में, फिर JPN मॉर्गन, उसके बाद HPL, जो एक बड़ी नीट साफ सुथरी जॉब है। लेकिन पाकिस्तान के जिस सिस्टम को उन्होंने सर्व करने के लिए मुल्क के वसीतर मुफाद में ऑप्ट किया है, उसमें उनको पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बहुत ही मुश्किल किस्म की ब्यूरोक्रेसी के साथ भी डील करना होगा। जिस पॉलिटिकल सेटअप को वो ज्वाइन कर रहे हैं वो पाकिस्तान की तारीख में, पॉलिटिकल सेटअप तो गंदे होते ही हैं, कभी भी को बहुत साफ सुथरा नीट एंड क्लीन सेटअप नहीं आया होगा। लेकिन जिस सेटअप को, माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद औरंगज़ेब औरी ने अपनी इन्फिनिट विजडम में ज्वाइन किया, इससे गंदा, इससे ज़्यादा करप्ट सिस्टम जो है, इतना बदबूदार सिस्टम जो है वो कोई आया नहीं है। तो मोहम्मद औरी का इस पूरे सेटअप के अंदर को बहुत देर सर्वाइवल होने नहीं लगा
और मेरा ख्याल है समझदार आदमियों को खुद भी पता है कि होने नहीं लगा, तो वो सिर्फ अपना एक सीवी में फाइनेंस मिनिस्टर लिखवाने के लिए आए हैं। इससे उनको सिर्फ इस हद तक फ़ायदा हो जाएगा और शरीफ जरदारी रजीम को इतना फ़ायदा हो जाएगा कि आईएमएफ के साथ डील करने के लिए उन्हें एक बेहतर जो निस्बतन बेहतर नेगोशिएटर जो है वो मिल गया है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने ये डिसीजन देखा, हालांकि बात तो चल रही थी कई दिनों से। अच्छा, आप देखिए ज़रा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की लिस्ट चल रही थी 10 लोगों की, वो इतनी अजीबोगरीब लिस्ट थी कि उसमें सुलेमान शहबाज का भी नाम था एज फाइनेंस मिनिस्टर। अंदाज़ा लगाएं आप कि कैसी कैसी रिकमेंडेशंस वहाँ पे मौजूद थी। दो नाम वैसे मैं समझता हूँ कि उसमें ज़्यादा सीरियस होने चाहिए थे, 2-3 नाम, एक रज़ा बाकर साहब का, एक शमशाद अख्तर साहिबा का और एक डार साहब का। शमशाद अख्तर वैसे सबसे बेहतर चॉइस थी। रज़ा बाकर का भी ज़ाहिर है बहुत एक्सपीरियंस था, लेकिन ये एक म्यूजिकल चेयर की कहानी है। रज़ा बाकर इमरान खान के साथ भी फाइनेंस मिनिस्टर बनने को तैयार थे, स्टेट बैंक के गवर्नर, और यानी वो फिर अब यहाँ भी आके सर्व करने के लिए तैयार थे। इससे भी आप क्या सोच सकते हैं, मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। जो शमशाद अख्तर साहिबा थी, उनका इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेचर था कि एक तो उनकी रेपुटेशन खासी नीट एंड क्लीन है, उनका एक्सपीरियंस भी है सेंट्रल बैंक का, और उन्होंने आईएमएफ के साथ निस्बतन बहुत बेहतर और एक हेल्दी रिलेशनशिप उन्होंने मेंटेन किया। लेकिन अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मांगें इस सेटअप के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर, अगर इस सिस्टम में कोई सेटअप में सबसे बेहतर कोई शख्सियत थी जिसको फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए था और जिसको खुदा ना खास्ता बिल्कुल भी फॉरेन मिनिस्टर कम से कम नहीं होना चाहिए था, तो वो इसहाक डार साहब ही थे। 2-3 उसकी वजूहत हैं। एक तो ये कि इसहाक डार साहब का फाइनेंस, पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस का, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, पाकिस्तान की इकोनॉमिक इशूज़ और चैलेंजेस का उनका बड़ा एक्सपीरियंस है। अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस हो, उनको प्रॉपर टीम मिले और उनको एक कॉशन किया जाए कि आपने आईएमएफ के साथ कैसे डील करना है, तो वो निस्बतन सबसे बेहतर क्रेडेंशियल्स इसमें रखते थे। और आईएमएफ के साथ भी जो उनकी टफ डीलिंग है, उसमें भी ठीक है, आईएमएफ है ही इस वक्त बहुत बदमाशी के मूड में, लेकिन इसहाक डार की भी कुछ लॉजिक ज़रूर है। उनकी जो कुछ रिजर्वेशंस रही हैं आईएमएफ के हवाले से एज अ पॉलिटिशियन, वो भी अपनी जगह पे ठीक थी। बहरहाल अब तो ये कहानी होगी लंबी, एक छोटी सी, खैर को जाने दें, इसको जो होना था वो हो गया। जब मैं देखता हूँ कि औरी जैसा अच्छा आदमी, मोहम्मद औरंगजेब जैसा आदमी भी टेम्प्ट हो जाता है अपने सीवी में लिखवाने के लिए, और वो ये नहीं देखता कि किस सेटअप को वो ज्वाइन कर रहा है, हालांकि उनको कोई ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल, वो एचपीएल से आगे भी बहुत जगहों पे जा सकते थे और उनकी बड़ी इज्जत थी, उनका अपना बड़ा मनसब था। हम लोग कम अज़ कम, मैं तो बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करता रहा हूँ आज से पहले तक, तो मैं आई हैड ए वेरी हाई ओपिनियन ऑफ हिम। और इस वक्त हो सकता है कि उनको तक मेरी बात अगर पहुँचेगी, मोहम्मद औरंगजेब तक, उनके घर वालों तक, उनके जानने वाले दोस्तों तक, उनको बड़ा गुस्सा आएगा, संग उठाएंगे, पत्थर मारने को दिल चाहेगा। लेकिन 6 महीने के बाद मेरी वीडियो संभाल के रखिएगा। 6 महीने के बाद आपने इस वीडियो के अंदर मैंने अपना जो एनालिसिस पेश किया है, वो आपको खासा इफेक्टिव एनालिसिस लगने लग जाएगा, रियलिस्टिक एनालिसिस इस हवाले से लगने लग जाएगा। और अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मैंने देखी कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी ही साहिबजादी जनाब आसिफा जो हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया एज अ फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान। अमूमन फर्स्ट लेडी जो होती है किसी मुल्क में, वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की जो वाइफ होती है वही फर्स्ट लेडी होती है, लेकिन अब ज़ाहिर टेक्निकलिटी निकाली जा सकती है, और पाकिस्तान में हर चीज़ की टेक्निकलिटी होती है। जैसे फॉर इंस्टेंस को देख लीजिए कि औरी जो है, मोहम्मद औरंगजेब जो हैं, वो भी कोई फॉरेन नेशनल हैं, यूरोप के, पता नहीं हॉलैंड के, डेनमार्क शनमार्क कहाँ के हैं। तो जब आपने मसला उठाना हो, जैसे फैसल वाडा के केस में मसला था कि उन्होंने जब अपनी नेशनैलिटी ख़त्म की, तो जब उन्होंने कागज़ भरा तो उस वक्त उनकी नेशनैलिटी क्या थी, और वो मुकदमा कई साल जो है वो चलता रहा, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी अमेरिकन नेशनैलिटी अपेरेंटली छोड़ भी दी, लेकिन वो सारे मुकदमे से आप वाकिफ़ हैं। तो यहाँ पर भी एक स्टैंडर्ड पोजीशन है कि किस वक्त उन्होंने अपनी नेशनैलिटी छोड़ने का फैसला किया, या उसके हवाले से कोई ख़त उन्होंने कहीं लिखा, और किस स्टेज पे आपने उनको ओथ भी ले लिया उनका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन ऐसा पाकिस्तान जिसमें ना कोई कानून हो, ना कोई कायदा हो, ना जहाँ कोई आइन हो, ना जहाँ कोई अदालत हो, जहाँ पे कोई सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट करती हो, ज़ाहिर है ये मसले बड़े छोटे हैं। लेकिन मसला ये है, इस मसले तो छोटे हैं, लेकिन इसके साथ इशू ये है कि जैसे रेड लाइट होती है, रेड लाइट पे अगर आप ये फैसला करें कि यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ तो रेड लाइट पे उनको रुकना चाहिए, कुछ यहाँ पे रेड लाइट पे नहीं रुकेंगी, कुछ अगर गुजर जाएं रेड लाइट की खिलाफ वर्जी करें तो आप उनको गिरफ्तार कर लें, कुछ को वहाँ मारें पीटें, और कुछ को आप फूलों के हार पहनाएं, तो ज़ाहिर है कि वो रेड लाइट का सिस्टम कैसे चलेगा, ट्रैफिक का सिलसिला कैसे चलेगा। और आपने देखा कि पाकिस्तान में ट्रैफिक का सिलसिला लाहौर में देख लें, कराची में देख लें कैसे चलता है। इसी तरह से जो मैंने छोटी सी बेसिक एग्जाम्पल दी है, जिस मुल्क के कोई कानून कायदा ना हो, कभी कुछ कानून हो जाए, कभी कुछ कायदा हो जाए, कभी एक इंटरप्रिटेशन कर दें कानून की, कभी दूसरी इंटरप्रिटेशन कर दें, वो निज़ाम उसका, हुकूमत का ये निज़ाम रियासत या माशरती निज़ाम उस मुल्क का किस तरह से चलता होगा, ये भी आप इसकी एग्जांपल देख लें।
तो वापस आ जाते हैं आसिफा के ऊपर, तो उन्होंने उनको फर्स्ट लेडी जो है वो बना दिया। इससे सिर्फ एक चीज़ पता चलती है कि जहां बिलावल का वो पॉलिटिकल फ्यूचर देखते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि वो खासे बीमार हैं और उनकी बीमारी की बात मैंने कोई उड़ाई नहीं है। बहुत से लोग पीपल्स पार्टी के अंदर और पीएमएलए में लोगों को उम्मीद लगी हुई है कि आसिफ अली जरदारी साहब शायद खराबी सेहत की वजह से अपनी इस पोजीशन और मनसब को कंटिन्यू ना कर सकें, तो उनको उम्मीद है बड़ी कि फिर कोई भरेगा इसको आके पोजीशन को। इसी तरह वो बिलावल के साथ साथ आसिफा का भी एक पॉलिटिकल फ्यूचर यहाँ पे देख रहे हैं। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।